बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज़ नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी हैं खुशबाश रहें। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन नेशनल सीड अथॉरिटी जनाब डॉक्टर आसिफ अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। सर, सर्दियों में अब हम देख रहे हैं कि हम लोग गंदों पे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स, लेकिन ये सिलसिला आपने बताया तो ये पूरा साल यूँ चलता रहता है। गर्मियों में किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए अपनी फसलों में, वो तो हम उस पर डिस्कस भी कर चुके हैं, बात भी कर चुके हैं, लेकिन अब पानी का इस्तेमाल कैसे करना है सर्दियों की फसलों के लिए? ऑलरेडी टेम्परेचर बिल्कुल एक ऑपोजिट 180 डिग्री चेंज होता है। किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एक आम किसान को अपनी फसल के लिए? ये पानी बड़ी एक सबसे इम्पोर्टेंट वन ऑफ द इनपुट्स जो इसको कहते हैं हम, और ये सबसे प्रीशियस पानी हमारे यहाँ कम है और हम सब जानते हैं, और ख़ास तौर पे अब ये क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो में हमें उसकी ज़रूरत भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए बहुत सारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आ रही हैं वाटर सेविंग की। पहले ट्रेडिशनली ये था कि जनाब हम बेड फरो का सिस्टम में करते थे कि हम खिलियों पे लगाए और उससे कम पानी लगे। अब ड्रिप इरीगेशन या सेंट्रल पिवट सिस्टम ये आ रहे हैं और इसको इनकरेज करना चाहिए। ऑल दो थोड़े से कास्ट इंटेंसिव हैं, लेकिन इसके बगैर अब हमारा गुजारा नहीं है। हमें इसको दूसरा, हमें क्रॉप्स वो लेके आनी चाहिए जो उस एरिया में सूट करती हैं और ख़ास तौर पे जिसमें पानी की सेविंग हो सके। और अब चोलिस्तान में क्या फेवरेबल है अभी तक हमें पता लगा हमारे इतने एक्सपीरियंस के बाद? चोलिस्तान एक डिफरेंट इकोलॉजी है इन माय ओपिनियन। ठीक है। इसमें ना ये एक रेत का इलाका है और यहाँ पे ट्रेडिशनली ये होता है कि इसमें दिन में गर्मी ज़्यादा होती है लेकिन रातें ठंडी हो जाती है। कॉटन एक जो क्रॉप है हमारी, उसमें एक होता है नाइट टेम्परेचर वो ज़्यादा काउंट कर रहा होता है टुवर्ड इट्स प्रोडक्टिविटी। अगर नाइट टेम्परेचर हाई हो जाए तो फिर उसकी फ्लावर शेडिंग और बोल शेडिंग हो जाती है। तो उसमें कॉटन एक अच्छा एक्सपीरियंस है, चोलिस्तान की कॉटन जो है। ऑलवेज दैट्स व्हाई वो पंजाब का भी फैसला हो रहा है कॉटन वैली वहीं पर बनाना है, वहीं पे बननी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये जो गंदम है जिसमें रब ने, अल्लाह ताला ने खुराक देनी होती लोगों को, तो इसमें एक प्रोडक्ट ये हर जगह पे तकरीबन होती है। यानी ये जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे भी वीट हो सकती है और जहाँ पे चोलिस्तान जैसी गर्मी होती है वहाँ पे कितना पोटेंशियल हो सकता है। अच्छा सर, ये डिपेंड करता है बीज के ऊपर? हाँ, बीज ये डिफरेंट वैरायटी है, अल्लाह ताला ने डिफरेंट, जिस तरह इंसान है, कई स्कीमोज हैं जो बर्फ़ में रहते हैं और कई जो मतलब रेगिस्तान में, लेकिन वहाँ पर बोया जाने वाला बीज एक खास होगा और वो डिफरेंट होगा चोलिस्तान के इलाके। नस्ल है जिसको कहते हैं नस्ल। जी 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 जी, ठीक हो। एक विंटर वीट होती है जो वहाँ बर्फ़ में लगती है, या जो यूरोप में फॉर एग्जांपल लगती है जहाँ बर्फबारी होती है, और एक स्प्रिंग वीट होती है। लेकिन स्प्रिंग वीट में भी अल्लाह ताला ने इतनी वेरिएशन कर रखी है कि पाकिस्तान में आप गिलगित बल्तिस्तान से शुरू करते हैं और कराची तक चले जाते हैं, हर जगह लगती है। और सर, जो हम दूसरी तरफ देखते हैं, अभी हमारा रिसेंट विजिट भी था भक्कर के इलाके में, वहाँ पर थल का रेगिस्तान है। थल के रेगिस्तान की इकोलॉजी भी इसी तरीके से है, क्योंकि हमें तो एक्सपीरियंस जो फिज़िकली आप देखते हैं तो वहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि ये मुख्तलिफ हैं। और वहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा ये हुआ कि रोड ग्रास वहाँ पर बहुत अच्छी लग रही है, जो इंटरनेशनली हमारी एक्सपोर्ट्स को बहुत फ़ायदेमंद और साबित हो रहा है। तो उधर का भी मौसम इसी तरह रिएक्ट करता है, कॉटन के लिए फेवरेबल है, वीट के लिए, या उधर कुछ और है? बिल्कुल फेवरेबल है, लेकिन उसको एडवांटेज ये है कि वो दरियाओं की सरजमीन है, दरिया इधर से भी, तो उसका पानी जनरली स्वीट वाटर जोन, वहाँ से स्वीट वाटर अवेलेबल है, पंप करना पड़ता है, ऑल्दो नहरी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरा अनइवन है जो उसकी लैंडस्केप है, और उसके लिए अब ये जो हमारे मुख्तलिफ सिस्टम्स आ गए हैं तो वो फेवरेबल है। लेकिन जनरली उसकी सॉइल का एक होता है स्ट्रक्चर होता है, टेक्सचर, उसके दोनों चीज़ों में वो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। सर, व्हाट अबाउट अदर थिंग्स? हम लोग जिक्र करते हैं, आपके साथ बात हुई पहले भी, कॉटन वीट, जो बाकी चीज़ें हैं, सब्जियां, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पल्सेस का जिक्र किया, उनके लिए क्या चीज़ देखनी चाहिए, कैसा मौसम होना चाहिए, उसमें भी बीज का इस्तेमाल होता होगा, तो उस हवाले से बताएं। थल हिस्टोरिकली पल्सेस के लिए बहुत अच्छा, चने की जिसमें पानी कम इस्तेमाल होना, वो चीज़ें हमेशा से अच्छी हैं, थल में वो ज़्यादा होती है। तो ये जो हमारा चिकपी का एरिया है वहाँ पे,
वो ख़ास तौर के ऊपर बड़ा फेवरेबल है थल का जो हमारा इलाका है। तो लेकिन ये अपनी बात बिल्कुल ठीक है, हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मैं उसको रीइंफोर्स करता हूँ, बार बार मैं उसको करता हूँ कि अगर ये क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो में हमें अगर सरवाइव करना है, सक्सीड करना है, तो हमें अपनी डाइट में भी डाइवर्सिटी लानी पड़ेगी, अपनी प्रोडक्शन में भी डाइवर्सिटी लानी पड़ेगी। सारी बात। हाँ, डाइवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी लेके आती। ओके सर, व्हाट आर द न्यू अपकमिंग्स फ्रॉम सीड अथॉरिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट? आप लोग इस पर किन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं? प्राइमरीली फोकस क्या है? एक तो रिसेंटली हमारा अभी ये एक्ट जो है, अमेंडमेंट एक्ट, वो पास हो गया 2024 में नेशनल असेंबली से भी, सेनेट से भी। अब हम इसको राइटली इसको रेज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग मेंबर्स और अपने ऑफिसेज वगैरह इस्टेब्लिश कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमने शुरू से ही एक एंगेजमेंट अपने स्टेक होल्डर्स के साथ रखी है। सबसे पहला काम तो मैं समझता हूँ कि जिसको क्रेडिट SIFC को भी जाना चाहिए, और बाकी जो हमारे एग्रीकल्चर के इदारे हैं वो भी एक नेशनल पॉलिसी बन गया है जो बड़ी लॉन्ग टाइम पेंडिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी शेप में, रीजनेबली गुड। वो हमेशा इंप्रूवमेंट के चांस रहते हैं और होने चाहिए, तो वो कैबिनेट में अप्रूवल के लिए जा रही है। दूसरा इनिशिएटिव हम ले रहे हैं कि अब ये नई इनोवेशंस आती जा रही हैं जो ब्रीडिंग सिस्टम में, खासतौर पर प्लांट ब्रीडिंग इनोवेशंस, GMOs, बायोटेक्नोलॉजी, जीनोम एडिटिंग, इसकी हम एक अलग से हमने एक टाइमलाइन रखी, इसकी हम अलग से पॉलिसी बना रहे हैं, और वो इंशाल्लाह ये काम आप जो सारे बता रहे हैं, ये अल्फाज सुनने के बाद डायरेक्ट दिमाग जाता है एक लैब की तरफ, और वो लैब्स के अंदर का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो साइंसदान कैसे काम कर रहे हैं, उसमें हमारे ऑब्वियसली कुछ इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स भी होंगे। सो उसके बारे में अगर कुछ आप बात। जी, लैब्स, पहली तो बात ये कि ये डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, रिसर्च के इदारे हैं जहाँ पे ये सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं और नई इनोवेशंस आती हैं और फिर स्टेप आगे चला जाता है। लेकिन फाइन, देयर इज़ अ डिफरेंस। एक मल्टीनेशनल सीड कंपनीज है, हमारी एक नेशनल सीड कंपनीज है। मल्टीनेशनल्स का अपना R&D का जो बजट है वो बहुत हैवी होता है, और वो इंटरनेशनल जो रिसर्च इनोवेशंस उनको लेके फिर वो अपनी मार्केटिंग में जाते हैं और उससे अपना बिजनेस करते हैं। हम रिसर्च इनोवेशन के उस लेवल पे अभी तक नहीं है। हाउएवर देयर इज़ अ शिफ्ट। जो शिफ्ट ये है कि हमारी जो नेशनल कंपनियां हैं वो भी रीजनेबली स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। हमारे पास वैसे तो कंपनियां रजिस्टर तकरीबन 1200 के करीब हैं, लेकिन 5-6 जो हमने हाईलाइट की हैं वो उन्होंने अपना R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद से शुरू कर लिया, और वो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में वो कम्पीट करेंगे मल्टीनेशनल को, इन मल्टीनेशनल सिनेरियो के। ये नॉट ओनली डूइंग देयर बिजनेस इन पाकिस्तान, डेफिनेटली। हाँ, तो वो उनमें किस चीज़ की, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन भी दी है, पानी भी दिया है, मेहनती लोग दिए हैं, एक मोटिवेशन भी, कमिटमेंट भी है, तो हम क्यों किससे पीछे रहेंगे? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ समझाइएगा कि सीड एंड फर्टिलाइज़र, खाद और बीज का ताल्लुक क्या होता है, और ये सीड अथॉरिटी आया इनका ताल्लुक और इनके रवाबित और इनके R&D स्ट्रक्चर में फर्टिलाइज़र कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं, और एक फसल में जितना इम्पॉर्टेंट एक किसान के लिए स्विंग का अमल होता है, उतना ही उसके लिए कि अपनी फसल को मैं बचा के रखूं, उसके लिए खाद का इस्तेमाल भी होता है। तो ये रिश्ता क्या है खाद और बीज का आपस में? रिश्ता तो बहुत गहरा है। हाँ, लेकिन सीड और फर्टिलाइजर का, सीड अथॉरिटी का फर्टिलाइजर ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर से तो है, क्योंकि सीड बगैर फर्टिलाइजर के नहीं चलेगा और फर्टिलाइजर बगैर सीड के नहीं चलता। सीड बेसिक इनपुट। अगर फॉर एग्जांपल आप लें कि एक टेडी बकरी है और एक देसी बकरी है, बिल्कुल, तो टेडी बकरी को जितना मर्जी खाना खिला लें वो देसी बकरी के बराबर नहीं हो सकती। तो लाइकवाइज देयर इज अ डिफरेंस इन द सीड। जब तक उसमें जेनेटिक पोटेंशियल ना हो वहाँ तक यील्ड करने का, हीट को टॉलरेट करने का, वाटर ड्राउट को टॉलरेट करने का, तो फिर जितनी मर्जी आप इनपुट डाल दें तो वो उसका एक लेवल है, थ्रेशोल्ड है, उससे ऊपर नहीं जाएगी। हाउएवर अगर किसी में पोटेंशियल है, मतलब हम बकरी वाली बात पे वापस चले जाते हैं, अगर वो देसी बकरी है और आप उसको अच्छा फूड नहीं देंगे तो वो भी तकरीबन टेडी जितने वेट करेगी। सो द पॉइंट इज कि जी वो अच्छे सीड के साथ इट वुड वेरी कि फर्टिलाइजर कहाँ कितना डालना। इसी को कहते हैं अब हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर, कि हमने अपनी ज़मीन की ज़रखेज़ी को देखना, उसके साल के टेक्सचर को, उसके स्ट्रक्चर को,
उसमें जो प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ मिला के उससे पहले कौन सी क्रॉप थी, ताकि प्रिसाइजली उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके, ताकि प्रोडक्टिविटी हम मैक्सिमाइज कर सकें। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने कहा कि हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, उसमें मैंने आपसे पल्सेस के बारे में, वेजिटेबल्स का पूछा, वीट एंड कॉटन को हम जिक्र करते रहते हैं। सर एक और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सुनने में आता है, लगता भी बहुत अच्छा है, और फिर उसकी प्रोडक्शन को जब मैं देखता हूँ उसके बाद फ़ायदा भी बहुत हासिल होता है, जंगलात का अमल। और जंगलात लोग अपनी ज़मीनों पे इस वक्त ऑलिव की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन दूसरे जो दरख्त हैं उनकी तरफ भी फोकस कर रहे हैं। तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? और भी दो चीज़ें, एक फ्रूट ट्रीज़ है, एक फॉरेस्ट ट्रीज़। अच्छा, फ्रूट ट्रीज़ तो हमारी ज़रूरत है, और हमें अल्टीमेटली ये मेरा पर्सनल व्यू है कि हमें अपनी जो लैंडस्केप है ना उसमें फ्रूट ट्रीज़ की तरफ मूव करना चाहिए, और इंडिजिनस पर्टिकुलरली, जिससे इंडिजिनस, ताकि हम उससे दो फायदे लें। एक वो जो हम क्लाइमेट के हवाले से लेना चाहते हैं, कार्बन एफिशिएंट होने चाहिए प्लांट, एंड टू उसमें कुछ ना कुछ खाने के लिए लगा हुआ हो, जिसको इंसान भी खाए और जो रब ने और मखलूक पैदा की है वो भी उनको खाए। सो जो हमारे ऑलिव का अच्छा माशाल्लाह यहाँ पे भी चला, और अब ये एक्सपैंड हो रहा है इनटू बलूचिस्तान और KPK। ऑलिव की प्रोडक्शन बहुत सारी कंपनियां नेशनल मल्टीनेशनल इंटरेस्टेड हैं, और इसकी अब एक वैल्यू चेन बन रही है। ऑलिव तो प्रोड्यूस हुआ ना, हम तो पहले बस ऑलिव जो प्रोड्यूस हुआ से आज बना खा लिया, अब उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन आयल और क्रूड आयल और उसकी डिफरेंट फार्म्स हैं। और लेकिन हमारा जो स्टाइल ऑफ कुकिंग है ना वो जनरली ऑलिव को इतना सूट करता नहीं, हम बहुत कुक करते हैं, और जो ऑलिव आयल है ना वो ड्रेसिंग के लिए दूसरी। लेकिन एनीवे हम जो नई नस्ल आ रही है वो भी थोड़ा सा उस तरफ मूव कर रही है, वो भी डाइवर्सिफाई कर रही है, ठीक है जी। सो इज लाइक वाइज हमारे मैंगो है, सिट्रस है, जामुन है, लेकिन जो हमारे जो एक्सपोर्ट चेन में है वो मैंगो है और सिट्रस है। और व्हाट अबाउट सर फॉरेस्ट्री, उसका भी तो हमें लकड़ियों का फ़ायदा दे रहा है, वो भी लकड़ियों का फ़ायदा तो है, लेकिन जो लकड़ी है उसका तो एक तो इस्तेमाल किसी हद तक वो जो फ्यूल वाला थोड़ा सा मेरा ख्याल कम हुआ, लेकिन फर्नीचर के लिए वुड चाहिए, लेकिन अब आर्टिफिशियल वुड भी आ गई है। अब हमें उस लकड़ी के इस्तेमाल से ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट की लुक आफ्टर के लिए दरख्त को देखना चाहिए, उस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, ताकि हम एक क्लीन एयर से हम सांस ले सकें। ओवरऑल जो टेम्परेचर है उसमें कुछ तब्दीली आ सके, कमी वापस क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करें, ताकि हम कंफर्टेबली रह सकें। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिफ अली खान साहब आपके वक्त के लिए, बहुत अच्छा लगा। वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात, इन्हीं के इसी पॉइंट के साथ एंड नोट के बड़ा सोचें, और उसमें पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और इससे जुड़े हुए तमाम की स्टेक होल्डर्स आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों की जोन्स में हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे, लेकिन जिन जोन्स में इस वक्त मौजूद हैं, ग्रीन मॉल की शक्ल में मौजूद हैं, स्मार्ट फार्म की शक्ल में मौजूद हैं, या ये सीड अथॉरिटी तो पूरे मुल्क के लिए काम करिए, इट्स अ नेशनल कॉज। तो आप लोग भी आएँ, आगे बढ़ें और हमारा साथ दें। मुलाकात होगी एक और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।